So dear students, you know that after calculating, sacrificing and gaining ratios, after finding out the value of goodwill of the firm and showing it as accounting treatment, the next problem before us is in a sequence. When we go in a sequence at the time of reconstruction, the next problem that we have studied, discussed before us is accounting treatment of past accumulated profits, losses and reserves. ठीक है ना? अब पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका मतलब है अगर पास्ट में जो हमारा बैलेंस शीट है, प्रीवियस बैलेंस शीट, अगर उसमें हमें कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या कोई लॉस है, ठीक है ना, तो इस वक्त रिकंस्ट्रक्शन के वक्त उसका ट्रीटमेंट होगा क्या, ठीक है ना। आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया है इससे पहले उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस और रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in their old ratio. You know that is the rule. अब हमारी इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस या रिजर्व्स हैं या नहीं है इस फर्म के। इन केस ऑफ दिस फर्म ऑफ पी क्यू एंड आर, अगर आप बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे, बैलेंस शीट में आप देखेंगे एक आइटम है जनरल रिजर्व्स। वन आइटम इन द बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व्स, 1 लाख रुपीज। अगर आप बैलेंस, आपने क्वेश्चन नोट किया होगा, आप बैलेंस शीट की तरफ जाइए, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में आप देखो, वहां पर मिलेगा आपको जनरल रिजर्व्स वर्थ रुपीज 1 लाख, ठीक है ना। और मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मिलेगा 1 लाख रुपीज। These two items are those items which have accumulated over past, ठीक है ना। जनरल रिजर्व्स we have kept aside some amount, ठीक है ना। हमने इस अकाउंट में कुछ अमाउंट रखा है एज जनरल रिजर्व बिजनेस में कोई भी कंटिजेंसी मीट आउट करने के लिए। दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक बैलेंस है, प्रॉफिट हमारे पास इतना बचा था 1 लाख रुपये, ठीक है ना। ये दो चीजें जो है ये है उस बैलेंस शीट में आपको मिलेगी, इन्हीं को हम कहते हैं, चाहे जनरल रिजर्व्स हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस हो, चाहे कोई फंड हो, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, कोई भी फंड हो या कोई भी रिजर्व हो, यानी कोई भी जनरल या स्पेसिफिक रिजर्व हो। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, रिवाइज हम करेंगे थोड़ा सा पीछे, उस वक्त मैंने कहा था जनरल या कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो या प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस हो, उससे भी चीज़ें जो भी एक्यूमुलेट हो गई हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें मिली जो पास्ट में एक्यूमुलेट हो गई हैं। अब आपको रूल पता है, अब हमको रूल पता है, द रूल इज दैट ऑल दीज थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। अब सबसे पहले जनरल रिजर्व को उठाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहले हम उठाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। इसको डेबिट देंगे 1 लाख रुपीज, इसको डेबिट दीजिए रुपीज 1 लाख। तो ये ऑल पार्टनर्स के दरमियान, टू ऑल पार्टनर्स कौन कौन से, पी इज कैपिटल अकाउंट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट, आर इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। द ओल्ड रेशियो वाज 3:2:1, दैट मीन्स इसको मिलेगा 3/6, इसको 2/6, इसको 1/6, ठीक है ना। तो 3/6 आउट ऑफ 1 लाख, तो वो आता है 50,000। 3/6 मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 50,000 इसको मिलेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाएगा हमें 33,333 और आर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा 16,667। 3/6 ऑफ 1 लाख, 2/6 ऑफ 1 लाख, 1/6 ऑफ 1 लाख, 50,000, 33,333 एंड 16,666, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके ओल्ड रेशियो में
हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है ना, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम उठाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट देंगे और ऑल पार्टनर्स को 3/6, 2/6, 1/6। क्योंकि ये 1 लाख ये भी है तो कैलकुलेशन सेम आएगी, लेकिन आपको अपनी नोटबुक पर जनरल रिजर्व के लिए अलग एंट्री करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अलग एंट्री करनी होगी। तो हो गया इसका। दिस वाज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड आइटम्स, ठीक है ना। इन आवर बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट ऑफ PQ&R वी फाउंड ओनली 2 आइटम्स, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। देयर मे बी in case of other firms there may be some other items also, there may be the items of losses, there may be the items of other funds, ठीक है ना। लेकिन in this case we found only 2 items, general reserve and profit and loss account। हमने जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू रूल। द रूल इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो एंड दैट इज व्हाट वी डिड, ठीक है ना। इसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन इज, अब जब हमने पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, अगर आप देखोगे वो होता है रिवैल्यूएशन। वी आर ऑलमोस्ट डन। जब मैंने रिवैल्यूएशन पर हमने डिस्कस किया था, मैंने उस वक्त आपको कहा था ये ऑलमोस्ट होता है लास्ट स्टेप इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। लास्ट में हम करते हैं ये रिवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे इस इन केस ऑफ दिस फर्म, हाउ वी विल डू दिस रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। हाउ वी विल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ दिस रिवैल्यूएशन एंड वी विल प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट आल्सो। तो अगर आप पिछले रिवैल्यूएशन के लेक्चर में जाओगे, आप वहां पर पाओगे कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन, statement showing revaluation of assets and reassessment of liabilities or statement showing effect of revaluation आप लिख सकते हो, या हम इसको लिख सकते हैं वर्किंग नोट भी, यहाँ पर वर्किंग नोट फॉर रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट के वक्त मैंने आपको कहा था यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, नेट चेंज और नेट इफेक्ट, ठीक है ना। ये हम थोड़ा सा एक स्टेटमेंट के साथ थोड़ा सा बनाएंगे। फिर देखिए कौन कौन से एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया, ठीक है ना, कौन कौन से एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया। सबसे पहले उठाएंगे हम एसेट्स। फर्स्टली वी विल रिवैल्यू एसेट्स। अगर आप एसेट्स देखोगे, सबसे पहले हम एसेट्स की फिगर्स, उन एसेट्स की फिगर्स उठाएंगे जिन एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जिन एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया है। सबसे पहले हमने रिवैल्यू किया था प्लांट एंड मशीनरी को। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे आप पाओगे वहां पे यू विल फाइंड देयर फर्स्टली वी रिवैल्यूड, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, P&M। प्लांट एंड मशीनरी को अगर आप देखोगे वहां पर हमने लिखा था डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का ओल्ड वैल्यू था 4 लाख रुपीज। द ओल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाज 4 लाख रुपीज, ठीक है ना। अब 4 लाख का 10% जब हम देखेंगे वो आता है 40,000। दैट मीन्स देयर इज 40,000 रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। दैट इज plant and machinery is depreciated by 40,000. 10% means it is depreciated by 10% of this 4 lakh, that is 40,000। जब हम 4 लाख में से 40,000 निकालेंगे तो वहां रहता है इसका न्यू वैल्यू 3,60,000, ठीक है ना। अब जो ये 40,000 है, दिस 40,000 है is the decrease in the value of plant and machinery and decrease in the value of an asset, इसको हम रखेंगे
माइनस साइन -40,000। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, मैंने आपको कहा था, आप थोड़ा रिवाइज कीजिए। -40,000 इसीलिए लिखा, दिस इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। मैंने कहा था डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए लायबिलिटी। जब एसेट में डिक्रीज होगा, एसेट की वैल्यू में, और लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज होगा, तो उस वक्त माइनस साइन लिखो, बिकॉज दीज टू आर लॉसेज फॉर द फर्म। ठीक है ना। जब एसेट में इंक्रीज होगा और लायबिलिटी में डिक्रीज होगी तो उसको प्लस लिखो, बिकॉज दीज आर प्रॉफिट्स फॉर द फर्म, दीज आर प्रॉफिट्स फॉर दीज पार्टनर्स। ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी में 40% डिक्रीज हो गए हैं, तो हमने 40,000 लिखा यहाँ पर। 10% डिक्रीज हो गए, 10% आप 4 लिखिए, 40,000, न्यू वैल्यू हो गए 3,60,000। ठीक है ना। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर, जो हमारे पास फर्नीचर था, दैट वाज आल्सो डिप्रिशिएटेड बाय 10%। अगर आप देखोगे डिप्रिशिएटेड बाय, अब फर्नीचर का ओल्ड वैल्यू कितना है, वो है 2 लाख। तो प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख का 10% निकालो, वो आता है 20,000। जब हम 2 लाख में से 20,000 लेस करेंगे तो वहां रहता है 1,80,000। न्यू वैल्यू बनता है इसका 1,80,000। वो जो 20,000 हमने इसको लेस किया, दैट मीन्स दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दिस फर्नीचर, फर्नीचर इज एन एसेट, तो वो 20,000 जो है वो माइनस में आएगा यहाँ पे। दिस इज ए लॉस फॉर द फर्म। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अगर हम देखेंगे, इसका ओल्ड वैल्यू था 20,000। द ओल्ड वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर्स वाज 20,000 एंड इट न्यू वैल्यू इज 15,000। अगर आप देखोगे द न्यू वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर्स वाज 15,000, तो इसमें भी 5,000 लेस हो गया है। दिस इज एन एसेट। 5,000 जब डिक्रीज हो गया है सन्ड्री डेटर्स में, दिस इज अ लॉस फॉर द फर्म। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, अगर हम बिल्स रिसीवेबल में देखेंगे, द ओल्ड वैल्यू ऑफ बिल्स रिसीवेबल वाज 20,000 एंड इट इज न्यू वैल्यू इज 30,000। तो इसमें नेट चेंज अगर हम देखेंगे, बिल्स वैल्यू रिसीवेबल जो है, ये इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो वो यहाँ पर आएगा प्लस 10,000। ठीक है ना। तो इसके बाद है अगर हम देखेंगे रिवैल्यूएशन की, जिस वक्त हमने क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी, तो उस वक्त हमने लिखा था देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹35,000। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹35,000। तो फॉर एग्जाम्पल वो एसेट मशीनरी था। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट कॉल्ड मशीनरी, इट इज वैल्यू वाज फाउंड आउट टू बी 35,000। उसका ओल्ड वैल्यू कुछ नहीं था, न्यू वैल्यू ऑफ 35,000। दैट मीन्स एक नया एसेट आ गया, ये फर्म के लिए, इन पार्टनर्स के लिए फायदा है, तो यहाँ पर ये 35,000 प्लस आएगा। तो दीज वर एसेट्स, दिस वाज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स में अगर हम देखेंगे, एसेट्स की फिगर्स में से अगर हम देंगे, फिर यही फिगर्स हमें उठानी है, भरनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर आपको याद होगा, यहाँ पर जिस फिगर पर माइनस लगा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए nominal account and on its debit side it records losses and expenses. This minus sign means these are losses for the firm. ये माइनस आइटम्स उठाओ और डालो रिवैल्यूएशन अकाउंट के। नेट चेंज में माइनस आइटम्स उठाओ, नेट चेंज कॉलम में से जो माइनस आइटम्स है इनको उठाओ और डालो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। प्लस आइटम्स को उठाओ और डालो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दीज वर एसेट्स। अब हम देखेंगे लायबिलिटीज, जो हमने लायबिलिटीज रिवैल्यू की थी वो हम देखेंगे। सो लेट अस हैव ए लुक एट हाउ वी वेर व्हाट इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड टू अस इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन फॉर लायबिलिटीज। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे लायबिलिटीज, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन, ये लायबिलिटीज, दीज आर लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन का जो ओल्ड वैल्यू था वो था 2 लाख। The old value of long term loan was 2 lakh.
अगर हम देखेंगे जो हमने इंफॉर्मेशन थी लॉन्ग टर्म लोन के बारे में, जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो थी ये 40% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज पेड ऑफ। 40% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज पेड ऑफ। वहां पर लिखा था 40% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज पेड ऑफ। 40% पेड ऑफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया था 40% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज पेड ऑफ। तो 2 लाख का जब हम 40% देखेंगे, ठीक है ना, तो वो आता है 80,000, ठीक है ना। 2 लाख का जब 40% देखेंगे वो आता है 80,000। तो 80,000 पे ऑफ हो गए। लॉन्ग टर्म लोन एक लाइबिलिटी है, ठीक है ना। इस लाइबिलिटी का हमने 40% पे ऑफ किया, तो 80,000 हमने पे ऑफ किया। तो वहां पर हमारी जो लाइबिलिटी रह गई वो फिर रह गई तो 1,20,000। 1,20,000, ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन। आफ्टर लॉन्ग टर्म लोन इसके बाद है सैंड्री क्रेडिटर्स। सैंड्री क्रेडिटर्स का जो ओल्ड वैल्यू था वो था 30,000। द ओल्ड वैल्यू ऑफ सैंड्री क्रेडिटर्स वाज 30,000 एंड द न्यू वैल्यू वाज 20,000। ये भी एक लाइबिलिटी है। जब ओल्ड वैल्यू 30,000 है, न्यू वैल्यू, तो इसका मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो 10,000 डिक्रीज हो गई तो हम प्लस लिखेंगे, दिस इज प्रॉफिट फॉर द फर्म। उसके बाद बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का अगर हम ओल्ड वैल्यू देखेंगे वो है 20,000, ठीक है ना। एंड द न्यू वैल्यू ऑफ बिल्स पेएबल इज 10,000। So bills payable old value was 20,000, new value was 10,000, ठीक है ना। That means decrease in the value of liability, it is a profit and it will be shown as a plus sign, ठीक है ना। तो कितना है 10,000, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर आप देखो इंफॉर्मेशन में दिया गया था देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कोई एक्सपेंसेस थी, या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंसेस ओल्ड वैल्यू उनका कुछ नहीं था, इस वक्त वो लाइबिलिटी हमें इराइज हो गई, तो इस वक्त हमें वो रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो इस वक्त एक फर्म के लिए लॉस है, ठीक है ना। डेट लाइबिलिटी विच कैन इराइज एनी टाइम अनसर्टन, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंटल लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंटली क्या हो गई, इराइज हो गई 5,000 की लाइबिलिटी। तो इस वक्त ये पार्टनर्स, इस वक्त फर्म के लिए लॉस है, तो इसको माइनस लिख के रखेंगे। तो इस वक्त इस तरह बन गया ये स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन के बाद अब हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड ऑन द बेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है ना, वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, जैसा मैंने कहा था, यू नो दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। Revaluation account is a nominal account, and on its credit side all gains and incomes are recorded, and on its debit side we record loss and expenses. तो अब अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए, आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यू नो दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स all increases in the value of assets, decreases in the values of liabilities, and all unrecorded assets. It records these items on its credit side, and on its debit side we record decrease in the value of asset, increase in the values of liabilities, and any unrecorded liability, ठीक है ना।
डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड। अब आप स्टेटमेंट की तरफ अगर जाएंगे तो स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे जो प्लस वाले आइटम्स मैंने रखे थे वहां पर स्टेटमेंट में उन प्लस वाले आइटम्स को सभी को इस साइड में डालो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो था वो था बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना, प्लस वाले आइटम 10,000 बाय, उसके बाद था मशीनरी अनरिकॉर्डेड जो बाय मशीनरी ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड, ठीक है ना, वो कितनी थी, दैट वाज आफ्टर 35,000। उसके बाद थी बाय लॉन्ग टर्म लोन, प्लस वाला आइटम बाय लॉन्ग टर्म लोन, दैट वाज आल्सो ए प्लस आइटम, वो कितना था 80,000। उसके बाद बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्लस वाला आइटम बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वो भी था 10,000। एंड आफ्टर दैट बाय बिल्स पेएबल, बाय बिल्स पेएबल 10,000 वो भी था, ठीक है ना। तो आप जाइए डेबिट साइड में, ये था बिल्स रिसीवेबल, इट वाज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, मशीनरी दिस वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, प्रॉफिट फॉर द फर्म, लॉन्ग टर्म लोन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, दिस वाज प्रॉफिट फॉर द फर्म, सन्ड्री क्रेडिटर्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, बिल्स पेएबल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर आप देखोगे, अगर आप स्टेटमेंट की तरफ जाओगे या इंफॉर्मेशन की तरफ जाओगे, आप वहां पर यू विल फाइंड दैट these all were increase in the value of assets and decreases in the value of liabilities and unrecorded assets. And now we will go on the debit side of this account. तो डेबिट साइड में आप स्टेटमेंट में जो हमने स्टेटमेंट बनाया था उसमें जो हमने माइनस वाले आइटम जो हैं उनको उठाओ रखो इस डेबिट साइड, बिकॉज दोज माइनस आइटम्स सिग्निफाई decrease in the value of asset, increases in the values of liabilities and unrecorded liability, or we can simply say those minus items signify losses to the firm due to revaluation. तो अब हम सबसे पहले अगर हम आइटम देखेंगे वो है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद वो क्या है, वो कितना था 40,000 तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अगर आप देखोगे सेकंड आइटम जो था वो था 20,000 एंड आफ्टर दैट देयर वाज सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स 5,000 माइनस वाला आइटम। उसके बाद एक्सपेंसेस मतलब जो मैंने कहा था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी ये, वो भी थी 5,000। आप इन दोनों साइड का टोटल कीजिए और दोनों साइड्स को कंपेयर करिए, तो टोटल जब हम कर दें फॉर क्रेडिट साइड इट इज ओनली 45,000 एंड इन केस ऑफ डेबिट साइड वी फाइंड इट ओनली 70,000. That means incomes and gains in case of profits or incomes or gains in case of revaluation are more than losses in case of revaluation. ठीक है ना, during the process of revaluation we gained more and we lost less. तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, दिस इज 1,45,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम 1,45,000। अब हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे, क्रेडिट बैलेंस जो है क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर मोर देन लॉसेज एंड
incomes and gains are more than losses and expenses, that means we have got profit during revaluation. How much profit? वो profit when we subtract 70,000, ठीक है ना, when we subtract these 70,000, this amount is 70,000, 40,000 plus 20,000 plus 10,000 हो गया 70,000. when we subtract this 70,000 from this 1,45,000, we get a profit of 75,000. we get a profit of 75,000. तो अब हमारे पास प्रॉफिट है, तो हम ऐसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे किसको, पी क्यू एंड आर एस कैपिटल अकाउंट. पी के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, क्यू के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और आर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे. तो किस रेशियो के हिसाब से, रूल आपको पता है, रूल आपको पता है, ओल्ड रेशियो के हिसाब से इस 75,000 को बांटेंगे तो वो आता है, इसको मिलेगा 3/6, 2/6, 1/6 ऑफ 75,000 ऑफ 75,000 ऑफ 75,000, ठीक है ना. तो वो आता है इसको 37,500, पी को क्यू को आता है 25,000 और इसको मिलता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 12,500. दिस वाज रिवैल्यूएशन, दिस वाज रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट. पहले हमने एक स्टेटमेंट देखा, ओल्ड और न्यू वैल्यूज कंपेयर करके हमने वहाँ पर देखा नेट चेंज क्या है, कौन सा अकाउंट कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट करता है. फिर उन्हीं के हिसाब से, उसी के हिसाब से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया. रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने इस साइड में आपको पता ही है इस साइड में लिखी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट. इस साइड में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. उन दोनों साइड्स को कंपेयर करके हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलता है 75,000. उसको हमने रूल के हिसाब से, द रूल इज द प्रॉफिट और लॉस एंड रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया. सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. रिवैल्यूएशन के बाद क्या दिया गया था, अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे. नाउ वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. वी विल बी प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. अब जो नई फर्म है, ठीक है ना, अब उन्होंने रिकंस्टिट्यूट किया फर्म को. अब हम इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे. तो ये है दिस इज द डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स पी क्यू एंड आर. क्रेडिट साइड particulars P Q and R. दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है ना. अब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करें, प्रिपेयर करेंगे. तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट में पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कितनी है. बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस कितनी है, सबसे पहले हम वो देखेंगे. वो बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना, बाय बैलेंस बीडी. तो पी की कैपिटल बैलेंस थी 3 लाख. पीज कैपिटल बैलेंस वाज 3 लाख. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इन केस ऑफ दिस ईयर वाज for P was 3 lakh, for Q it was 3 lakh, and for R it was 4 lakh rupees, ठीक है ना. अब इसके बाद जो आइटम, ठीक है ना, पार्टनर्स को आपको पता होगा, आपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा होगा कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स को हम मेंटेन कैसे करते. तो we know that there are two methods of maintaining partners capital accounts, fixed and fluctuating method, but usually we follow the fluctuating capital method, ठीक है ना. यूजुअली हम करते हैं फॉलो
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसमें करंट ट्रांजेक्शन्स भी लिखेंगे, ठीक है ना। हम करंट अकाउंट को अलग से भी मेंटेन कर सकते हैं, बट यू शुड फॉलो दिस प्रोसीजर फर्स्ट, ठीक है ना। आप करंट अकाउंट में करंट ट्रांजेक्शन्स को अलग से भी मेंटेन कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। इन केस ऑफ एडमिशन 2-4 करंट अकाउंट्स भी बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वाज 3 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। अब हम देखेंगे जो चीज़ें पार्टनर्स को क्रेडिट हो गई, ठीक है ना, जो पिछले हमने in case of this reconstitution और ड्यू टू दिस रिकन्स्टिट्यूशन कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंसेस थी उन पर क्या असर पड़ा, किस पार्टनर की कैपिटल बैलेंस पर क्या असर पड़ा, वो इफेक्ट, ठीक है ना, हमें कैसे पता चलेगा। हमें पता चलेगा जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी तक रिकन्स्टिट्यूशन में किया, जो भी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकन्स्टिट्यूशन में अभी तक किए, इस क्वेश्चन में इन केस ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए उनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल ली, अब हम देखेंगे इस कैपिटल की पोजीशन आफ्टर रिकन्स्टिट्यूशन कहाँ पर पहुंचती है। ओपनिंग कैपिटल हमने ली, अब अगर हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इन पार्टनर्स को क्रेडिट कौन कौन सी चीजें हो गई, फिर देखिए किस पार्टनर को डेबिट कौन सी चीज हो गई, एंड में हमें इस पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल पोजीशन ड्यू टू दिस रिकन्स्टिट्यूशन पता चले। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स को क्या मिला, अगर आप देखोगे सबसे पहले मिला पी को मिला गुडविल, और किसने दिया था, आर ने। तो हम लिखेंगे बाय आर's कैपिटल अकाउंट, बाय आर's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल। किसको मिला, पी को कितना मिला था, 15,000, ठीक है ना। आर ने दिया था पी को गुडविल, तो क्रेडिट हो गया था उस वक्त, आप पीछे थोड़ा जाए देखिए, क्रेडिट हो गया था 15,000, वो लिया हमने कैपिटल अकाउंट के इसकी क्रेडिट साइड। उसके बाद अगर हम देखेंगे गुडविल के बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप उठाया था पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स, तो उनमें भी हमें प्रॉफिट के आइटम्स मिले थे। वहाँ पर हमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें वो आइटम्स मिले थे जो जिससे हमने क्या किया था, जिन्हें हमने इन पार्टनर्स को क्रेडिट किया था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम आप देखिए सबसे पहले इनको मिला था बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व इसको मिला था 50,000, क्यों को मिला था 33,333, और को मिला था 16,667। इसी तरह बाय दूसरा आइटम मिला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर यही 50,000 है, 33,333, 16,667, ठीक है ना। इसके बाद इनको एक और चीज क्रेडिट हो गई थी, वो क्या था, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, वो भी इनको क्रेडिट हो गया था। तो कितना क्रेडिट हो गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो प्रॉफिट क्रेडिट हो गया था इन पार्टनर्स को, वो कितना हो गया था 37,500, ठीक है ना। 25,000 इसको, 12,500 इसको, और ठीक है ना। तो ये मिला था इनको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसके बाद अब अगर हम देखेंगे, इसके बाद इन्हें कुछ नहीं मिला था। अब हम देखेंगे इन पार्टनर से हमने डेबिट क्या क्या किया था, ठीक है ना। किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कुछ मत डेबिट किया था, किसी से कुछ मत लिया था, वो हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आर ने पी को कंपनसेट किया था बाय पेइंग 15,000 एज गुडविल। अब आर ने पे किया था, पी को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया, अब इस साइड में आर को डेबिट करेंगे, आर को इस साइड में डेबिट होगा, तो हम लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट,
टू पे इज कैपिटल अकाउंट, आर ने दिया था 15,000, ठीक है ना। और किसी पार्टनर से हमने कुछ डेबिट नहीं किया था, और किसी पार्टनर से कुछ डेबिट नहीं हो गया था। तो इस साइड का जब हम देखेंगे वो टोटल आता है 4,45,833, इसका 3,91,667 एंड 4,52,500। तो ये चीजें क्रेडिट हो गई थी। अब अगर हम डेबिट देखेंगे, सिर्फ आर से डेबिट होता है गुडविल का अमाउंट, बाकी किसी से डेबिट नहीं होता है। तो इसलिए हम कहेंगे टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस ये कैरी डाउन करेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी जब नेक्स्ट सेशन है, क्लोजिंग कैपिटल की पोजीशन जो है इनकी ये है तीनों पार्टनर्स की, इनका जो क्रेडिट साइड था वो इन दो का पी और क्यू का उतना ही रहा, डेबिट कुछ नहीं होगा। अब आर का जो डेबिट होगा 15,000, वो डेबिट करके आर की क्लोजिंग कैपिटल पोजीशन जो थी वो रही 4,30,833। जब नेक्स्ट सेशन में फिर से बिजनेस स्टार्ट होगी, नेक्स्ट सेशन के लिए यही बैलेंस हम बीडी यहाँ ब्रिंग डाउन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,52,500, 3,91,667 एंड 4,30,833। दे विल कैरी दिस बैलेंस ऑफ कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा, मैंने क्लास में भी कहा था, ये कैपिटल अकाउंट हमेशा हमेशा बिजनेस में रहता है और हर साल इस कैपिटल की पोजीशन पता चलती है। इस वक्त हमें कैपिटल की पोजीशन पता चल गई आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। दिस टाइम वी गॉट टू नो द पोजीशन ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल ये थी। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पर पहुंच गई, किसकी वजह से, रिकंस्ट्रक्शन की वजह से ये चीजें इनको मिली, ये इनको क्रेडिट हो गई, एक पार्टनर को ये डेबिट हो गई। तो क्लोजिंग कैपिटल पोजीशन यहाँ पर पहुंच गई टू बैलेंस शीट। यही बैलेंस हमने कैरी डाउन करनी थी, हमने ब्रॉड डाउन यहाँ पर लिखा। अब नेक्स्ट सेशन में देखिए कौन कौन से आइटम्स इनको क्रेडिट होते हैं, कौन कौन से डेबिट होते हैं। ये थे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, दीज वर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अब इसके बाद बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड फर्म। बैलेंस शीट में हमें रिवाइज्ड फिगर्स लिखनी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये हमने खुद फार्मुलेट खुद डेवलप की थी। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे रिवाइज्ड फिगर्स लेके, तो वो कोइंसाइड नहीं कर सकते। यू नो दैट द टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट शुड कोइंसाइड, दैट इज वाई हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। आप खुद भी ट्राई करेंगे, अगर कहीं पर कोइंसाइड किया तो होगा ठीक है, अगर कोइंसाइड नहीं किया तो ये जरूरी नहीं है कि कोइंसाइड करेगा, बिकॉज वी फार्मुलेटेड दिस प्रॉब्लम रैंडमली, ठीक है ना। दैट इज वाई वी आर नॉट मेंटेनिंग बैलेंस शीट। तो किसी बुक की प्रॉब्लम में आप मुझे कोई प्रॉब्लम बोले, किसी टेक्स्ट बुक में कोई प्रॉब्लम जो है उसमें क्वेश्चन ऐसे टेलर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फिर बैलेंस शीट रिवाइज्ड बैलेंस शीट में कोइंसाइड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने खुद फॉर्मुलेट की थी। तो एक और ज़रूरी बात जो मुझे आप स्टूडेंट से करनी है वो ये है, यू नो दैट हमें वीडियो अपलोड करने होते इतनी बड़े अकाउंटिंग क्लासेस, ठीक है ना, 1.5-2 घंटे की अकाउंटिंग क्लासेस, इतने बड़े क्वेश्चन जो इतने छोटे बोर्ड में, यूजुअली दीज स्मॉल बोर्ड्स आर नॉट कैन नॉट बी यूज्ड टू टीच अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाहता था वो ये है कि यू नो दैट इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, फास्ट लिखना पड़ता है, रेंडमली ऐसे ही चलना पड़ता है। तो उसके लिए आई बैग ए पार्डन, ठीक है ना। बाकी कंसेप्ट ये जो था रिकंस्ट्रक्शन का, आगे जो पार्टनरशिप में सभी प्रॉब्लम्स होंगी, सभी प्रॉब्लम्स में आपको इसी सीक्वेंस से चलना होगा। दिस इज द सीक्वेंस इन विच एवरी केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है ना। यही सीक्वेंस है जो आपको हर केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में फॉलो करनी है। फर्स्ट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, देयर आफ्टर calculation of goodwill, thereafter accounting treatment of goodwill, thereafter accounting treatment of past accumulated profit as loss reserve, thereafter revaluation, and finally the capital accounts and balance sheet of reconstituted firm. This is the sequence and reconstitution is nothing more than that. इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अब आपकी बुक की टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स देखिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आई विल बी देयर एट योर डिस्पोजल। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।